हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ संकल्प सीरीज जहां पर हम चारों जो आपके जेआईबी एग्जाम के कंपोनेंट्स हैं उनके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम आई एंड आईएफएस का इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स, तो ये आपका चैप्टर नंबर लास्ट के दो जो हमारे 42 एंड 43 हैं इन द मॉड्यूल डी, एंड देयर इज वन मोर सेशन 25th लास्ट टॉपिक दैट इज ऑफ द चैप्टर 45 जो कि हम आगे करेंगे। तो वी विल डिस्कस अबाउट इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स, एंड ये टॉपिक्स से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं, एंड कितना डेप्थ में आपको ईच एंड एवरी टॉपिक पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके साथ लेट मी टेल यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम देन यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। इसका बढ़िया एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो we'll be discussing about the insurance, उसके principles, types of products and जो government के schemes है, insurance ombudsman scheme, pension products, EPF, PPF, NPS and APY, जिनसे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। So let us begin. इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स क्या होता है? एक्चुअली दो पार्टीज के बीच का एक अग्रीमेंट होता है जहां पर एक इंश्योर्ड पर्सन होता है जो प्रीमियम पे करता है। वाई इज ही पेइंग द प्रीमियम? टू होम इज ही पेइंग द प्रीमियम? टू द इंश्योरर। ठीक है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ताकि अगर कोई इशू हो गया, घर का ब्रेड अर्निंग मेंबर अगर या फिर कोई और भी मेंबर हो दैट से एक, अगर उनका अनफॉर्चुनेट डेथ होता है देन इन दैट केस द फैमिली को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए, तो दैट इज अ लाइफ इंश्योरेंस। सिमिलरली अदर थिंग्स से रिलेटेड इंश्योरेंस, सो दैट आपका जो लॉस है उसे गुड बनाया जा सके। ऑल्दो लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज द पर्सन हु इज लॉस्ट वी कैन नॉट मेक इट गुड, बट एटलीस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है। बट लेट्स से कोई बाइक है 2 लाख की है, समहाउ वो जल गई या फिर कुछ डैमेज हो गया, देन यू विल बी गेटिंग 2 लाख रुपीज या इक्विवेलेंट अमाउंट, एंड आपका जो लॉस है वो गुड हो गया। ठीक है, नाउ देर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस इंश्योरेंस जो है चलता है। सबसे पहला अटमोस्ट फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सबरोगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इफ यू सी, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ, इसे हम उब्रमाय फेडाई भी कहते हैं। वाई आर दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन प्रिंसिपल्स को जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे आपको इंपॉर्टेंस और भी समझ में आएगा। बट ये प्रिंसिपल्स अगर ना हो तो पूरे दुनिया में जो इंश्योरेंस पॉलिसीज दिए जाते हैं एंड उनके जो टर्म्स हैं एंड जिस तरीके से वो मैच्योर होते हैं, क्लेम होता है, काफ़ी डिस्प्यूट्स आ जाते हैं इसमें। कई बार इंश्योरेंस कंपनी लेजिटिमेट क्लेम्स को भी के ऊपर भी पैसे नहीं देता, या फिर कई बार डिले होता है, कई चीज़ें होती है। तो इन सारे डिस्प्यूट्स को मल्टीपल वेज में हैंडल करने से अच्छा है कि कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बना लिया जाए। तो 6 प्रिंसिपल्स है। पहला अटमोस्ट फेथ, यानी कि अगर आपने किसी चीज को डिस्क्लोज किया है तो द इंश्योरेंस कंपनी इज हैविंग अटमोस्ट फेथ ऑन योर वर्ड्स। अगर आपने गलत चीज डिस्क्लोज की है इन अ मैनर कि आपको पता ही नहीं था, देन आपका इंश्योरेंस क्लेम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इन केस यू न्यू एंड यू सेट द रॉन्ग थिंग, तो इन दैट केस आपके आपके ऊपर फ्रॉड का केस भी किया जाएगा। इंश्योरेंस तो वैसे ही नहीं मिलेगा, फ्रॉड का केस भी होगा। लाइक लाइफ इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बगल वाले के बाइक के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, सो दैट इज रॉन्ग। योर मॉनिटरी इंटरेस्ट शुड बी देयर, देन ओनली उतना अमाउंट या उसका इक्विवेलेंट अमाउंट का इंश्योरेंस बनेगा। फायर पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह में थोड़ा हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है। फायर पॉलिसी में देखा जाता है कि कितना डैमेज हुआ है एंड आपका डैमेज हुआ, किसी और का हुआ, तो आपका जितना हुआ है उतना पार्ट के लिए इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस में ऑब्वियसली लाइफ का जो मॉनिटरी वैल्यू है वो हम एसेस नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट वे में इसे एसेस किया जाता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जहां पर आपका जो भी लॉस है उसे गुड करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जहां पर आपका कोई लॉस है, लेट्स से 2 लाख की बाइक का डैमेज हुआ, तो आपको 2 लाख के आसपास या उससे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट दिया जाता है सो दैट योर लॉस इज मेड गुड। बट कई बार हम ये कह सकते हैं कि लाइक इन लाइफ इंश्योरेंस ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लाइफ लॉस कैन नॉट बी मेड गुड।
ठीक है। बट इन एनी वे अगर हमें ये देखना है कि कितना लॉस हुआ है, कितना एसेट का कॉस्ट था, कितना इंश्योरेंस का क्लेम पे पैसा मिल सकता है, तो उसका एक सेट फॉर्मूला है। दैट इज इंश्योरेंस अमाउंट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से आपने 40,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस लिया ऑन एन एसेट जो कि 50,000 रुपीज़ का था, तो आपको कितना अमाउंट ऑफ जो है अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। लेट्स से यू आर क्लेमिंग द एंटायर 50,000, तो क्या आपको पूरा 50,000 मिल जाएगा। लेटर से आपका लॉस उस पर्टिकुलर एसेट पे 50,000, पूरा पूरा का पूरा एसेट ही लॉस हो गया, तो 50,000 लॉस हो गया, तो ऐसे केस में आपको कितना मिलेगा, क्योंकि आपने ओनली 40,000 वाला पार्ट इंश्योर करवाया था, यू विल गेट ओनली 40,000। ठीक है, तो जो भी आपका सम इंश्योर्ड है दैट डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड एसेट, एसेट का क्या वैल्यू है एंड कितना लॉस हुआ है, उसके बेसिस पर तो कितना इंश्योरेंस आपका फ्रैक्शन आ जाता है एंड लॉस कितना हुआ है, उस लॉस में से इतना फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट आपको मिल जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी पे। तो ये कैलकुलेशन भी कई बार पूछा जाता है, कितना इंश्योरेंस किया है आपने, व्हाट इज द एसेट वैल्यू, एंड थर्डली कि कितना आपका लॉस है। इन तीनों चीज़ों के इस फॉर्मूला में डाल के आप ऐसे निकाल सकते हैं। फोर्थ इज सब्रोगेशन। अगर लेट से कोई बाइक है, उस बाइक को किसी ट्रक ने हिट कर दिया, ट्रक ड्राइवर ड्रंकर्ड था, पी के ट्रक चला रहा था, तो ऐसे केस में ट्रक ड्राइवर पे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो केस कर सकता है। ऑल्दो बाइक का डैमेज तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा क्लेम, बट इट कैन गो फॉर अ केस एंड आस्क फॉर कंपनसेशन फ्रॉम द ट्रक ड्राइवर, दैट इज कॉल्ड सब्रोगेशन। थर्ड पार्टी के वजह से इंश्योरेंस कंपनी को ये क्लेम का अमाउंट देना पड़ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, जहां पर एक इंश्योरेंस कंपनी अगर 1 लाख रुपए का अगर पूछा गया है कि आप इंश्योरेंस दे सकते हैं, तो लेट्स से इट इज केपेबल ऑफ गिविंग 10,000 रुपीज इंश्योरेंस, बट द रिमेनिंग 90,000 वो इकट्ठा करेगा डिफरेंट जो कंपनी से उनसे, एंड देन इट विल गिव द एंटायर 1 लाख रुपीज इंश्योरेंस। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल ये होता है। एंड प्रॉक्सिमेट कॉज इज दैट कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही दूर का कोई कॉज हो एंड उसके वजह से कुछ हो गया एंड आप इंश्योरेंस मांग रहे हैं। लेटर से आपने खुद ही आग लगाए एंड देन यू आर आस्किंग कि मुझे घर का जो फायर इंश्योरेंस है, फायर का इंश्योरेंस मुझे दो, तो देयर शुड बी some proper and valid cause, only then the insurance claim can be done. These are the 6 principles. Now different kinds of insurance products होते हैं, like life insurance जिसमें भी नो लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, या फिर लाइफ लॉस जब होता है तब फैमिली को फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है सो दैट दे कैन एटलीस्ट मूव अहेड, एंड ब्रेड विनर के केस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट मेक द लॉस ऑफ लाइफ गुड। अब लाइफ इंश्योरेंस पे प्रीमियम अमाउंट्स एंड इंश्योरेंस अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका एज एंड डिफरेंट जो बॉडीली कंडीशंस है, डिसीज एंड ऑल के बेसिस पर एक पूरा टेबल है, तो उस टेबल में देखा जाता है सारा कुछ मैच करके आपके हिसाब से, एंड देन उतना इंश्योरेंस अमाउंट आपको इंश्योरेंस क्लेम करने का आपको मौका मिल जाता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एन्युटी विच इज़ लाइक अ पेंशन। तो आप इंश्योरेंस देते जाते कई बार कई टाइप्स के होते हैं। टर्म इंश्योरेंस जिसमें आपको 1 साल के लिए इंश्योरेंस दिया, कुछ हुआ तो मिलेगा, नहीं मिला नहीं हुआ तो फिर पूरा पैसा लॉस, ऐसा होता है ना। एन्युटी में आप पैसा दिए जा रहे एंड फाइनली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पेंशन आपको मिलेगा। ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट द पेंशन आफ्टर सर्टेन एज। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट पेंशन के फॉर्म में। देन देर इज नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पर बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सब कुछ आ जाता है। इसका इकोनॉमिक वैल्यू डिटरमाइन किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी है, बिकॉज लॉस होगा तो उसको गुड किया जा सकता है। प्रीमियम बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक लॉस जितना हो सकता है, पॉसिबिलिटी कितना प्रीमियम, कितना अमाउंट ऑफ पे करने के लिए रेडी हो, उसके बेसिस पे होता है। देर आर अदर टाइप्स ऑफ पॉलिसीज लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें डिफरेंट एक्सपेंसेस कवर्ड है। ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। लेटर से किसी का हेल्थ खराब है एंड उनको हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस पे करने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूम बोर्डिंग एक्सपेंसेस, नर्सिंग, सर्जन, फिजिशियन, एनेस्थीसिया, ब्लड ऑक्सीजन के सारे जो एक्सपेंसेस है ये सब कवर्ड है। बट देर इज़ अ कंडीशन कि एटलीस्ट 24 आवर्स आपको उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल या क्लिनिक में रहना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली कवर्ड है इन द सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उतना अमाउंट एक्चुअली टैक्स बेनिफिट्स में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो हेल्थ HD ऐसा आप याद रख सकते हैं, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस सेक्शन 80C में आपको देखने को मिलेगा
उसके डिडक्शंस इन द इनकम टैक्स एक्ट। तो इस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हैं एंड यू कैन क्लेम दैट पर्टिकुलर अमाउंट। अब वेरी इंपॉर्टेंट एक टर्म है बैंक एश्योरेंस, विच इज इंश्योरेंस कंपनीज एक्चुअली, इंश्योरेंस कंपनीज बैंक्स के साथ टाई अप्स करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लाइक इन इंडिया तो यही सिस्टम है। एंड बैंक्स का जो वाइड नेटवर्क है उसको यूज करके बैंक्स इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करता है। फर्स्ट टाइम बैंक इंश्योरेंस 1980 में फ्रांस में किया गया था एंड इंडिया में 2000 या 2000 में ये चीज़ स्टार्ट की गई थी एंड इट बिकेम पार्ट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 610 में अमेंडमेंट करके ये डाला गया। एंड इसमें बैंक के कई सारे एडवांटेजेस है कि उसका रीच है बहुत ज़्यादा एंड कोई एडिशनल आपको जो है कैपिटल या मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये जो कोलैबोरेशन है बहुत अच्छा चलता है। ये फ्रांस वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट टाइम बैंक एश्योरेंस कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, प्लीज रिमेंबर फ्रांस। डिफरेंट मॉडल्स आर देयर, लाइक कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल, जिसमें जो है एक दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जॉइंट वेंचर। बैंक प्लस इंश्योरेंस कंपनी का मर्जर भी हो जाता है, बिल्ड और बाय ओन इंश्योरेंस ऑपरेशन। ठीक है, बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी को ही बिल्ड कर दिया, बाय कर लिया, ऐसा कुछ। तो कॉर्पोरेट एजेंसी, जॉइंट वेंचर वगैरह इंडिया में अलाउड है। ये दोनों जो है ये दोनों मॉडल्स इंडिया में अलाउड नहीं है। ओके, बिकॉज ये पूरा मर्जर एंड ऑल उसका बात कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। Now we have insurance based social security schemes like Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Suraksha Bima Yojana. So this is a life insurance, this is mostly an accidental insurance। ठीक है, हम कह सकते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। अब लाइफ इंश्योरेंस 18 से 50 साल का टाइम पीरियड है, इतना एज अगर है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड ये ईयर 55 में टर्मिनेट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट आपको इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो जो है वो बंद हो जाएगा। आप इसमें जो प्रीमियम्स है वो नहीं पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड नाउ। 1 ईयर एवरी ईयरली बेसिस पर आपको प्रीमियम पे करना है 436 रुपीज़ पर एनम। ठीक है, इतना ही प्रीमियम है। LIC एंड अदर बैंक्स पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये चलाया जाता है। इसके लिए आपके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट क्लोजर और इनसफिशिएंट बैलेंस अगर रहेगा तो दिस विल बी टर्मिनेटेड। आपका KYC आधार के थ्रू होता है एंड बेनिफिट क्या है, रिस्क कवरेज। यहाँ पर अगर किसी का डेथ हो जाता है, जिस जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, 2 लाख रुपीज़ डायरेक्ट उसे उनके फैमिली को पैसा मिल जाता है। तो ये है, इसी के बगल में मैंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लिख रखा है। तो दिस इज एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जहाँ पर 18 to 70 ईयर्स तक आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं विद अ बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट। 1 ईयर के बाद आपको प्रीमियम्स पे करने हैं। यहाँ पर 20 रुपीज़ पर एनम का प्रीमियम है, ऑटो डेबिटेड। यहाँ पे काफ़ी सारे कंडीशंस हैं, बेस्ड अपॉन दैट द अमाउंट इज गिवन। ठीक है, तो ये GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड अदर बैंक्स पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाया जाता है, KYC आधार के थ्रू है। तो अगर किसी एक्स पर्सन का इंश्योरेंस है एंड वो एक्स पर्सन एक्चुअली फुल डिसेबिलिटी उसकी हो जाती है, यानी कि 2 हाथ या 2 पैर या फिर 2 आँख, ठीक है, ये होता है। या फिर डेथ हो जाता है बिकॉज ऑफ लेजिटिमेट एंड वैलिड रीजन, सुसाइड, अल्कोहल, ड्रग्स के वजह से डेथ होना इज नॉट इंक्लूडेड। इनके ये किसी और वजह से होता है डेथ, तो दैट कोई एक्सीडेंट कुछ और, तो दैट पर्सन के फैमिली को 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट दे दिया जाता है इंश्योरेंस क्लेम के हिसाब से ना। ये तो फुल डिसेबिलिटी है। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो उसमें ये होता है कि 1 लेग, 1 आई या 1 हैंड का डैमेज होता है, तो ऐसे केस में दे आर गिवन द 1 लाख रुपीज एज द कंपनसेशन। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं एंड दोनों को कंपेयर करिए, 18 to 50, 18 to 70 ईयर्स, इस तरीके से। एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट इसमें 20 रुपये खाली, इसमें 436 रुपीज़ है पर एनम ईयरली बेसिस पर। इसीलिए मैंने साइड बाय साइड दे दिया ताकि आप कंपेयर करके याद रख पाए। पक्का एक क्वेश्चन तो इस स्लाइड से आता ही आता है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं ना। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम है 1999 का। इसमें ये है कि अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ कुछ इशू हो जाता है तो कैन गो फॉर द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम। इसमें कुछ कंडीशंस है, द अमाउंट दैट यू आर गोइंग विथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30 लाख, 30 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। और किस कंडीशन में आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाएंगे, अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी को अपना जो इशू है बता दिया, कोई रिप्लाई नहीं है एंड वो कुछ बोल नहीं रहे या फिर रिजेक्ट कर दे रहे हैं बार बार आपका जो भी क्लेम है, आपका जो इशू है,
और 1 ईयर से कम टाइम पीरियड हुआ है, या फिर वो पर्टिकुलर केस कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। कोर्ट में पेंडिंग कोर्ट डिसाइड करेगी। ओम्बड्समैन का मतलब होता है कोर्ट से पहले उस चीज़ को डिसाइड कर लेना। तो ओम्बड्समैन के पास आप 1 साल के अंदर अंदर जा सकते हैं, 1 साल के बाद नहीं जा सकते। अब कोर्ट जाओ, अब कोर्ट में पेंडिंग है तो कोर्ट में ही डिसाइड करो। एंड इंश्योरेंस कंपनी अगर एग्री कर रही है, ठीक है हम इस चीज़ को ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, वी आर गोइंग फॉर द इन्वेस्टिगेशन, तो नहीं कर सकते। नो रिप्लाई रिजेक्ट कर देती है, ऐसे केस में यू विल बी गोइंग फॉर द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। कौन कंप्लेन कर सकता है? जो पर्सन है, लेट्स से उसके पेरेंट्स या उनके लीगल एयर यानी कि उनके बच्चे वगैरह, नॉमिनीज असाइनीज कंप्लेन कर सकते हैं उनके बिहाफ पे। जनरल हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पब्लिक प्राइवेट कंपनी सबसे रिलेटेड ये इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम अवेलेबल है। क्या ग्राउंड से? डीले अगर हो रहा है और उसकी वजह से आपको मॉनिटरी या अदर लॉसेस हो रहे हैं, प्रीमियम पेड और पेएबल से रिलेटेड कुछ है, पॉलिसी टर्म्स इंटरप्रिटेशन गलत है, एंड इंश्योरर्स एंड एजेंट्स इंटरमीडियरीज से रिलेटेड कुछ है, उनके बिहेवियर एक्सेट्रा, एंड उसकी वजह से आपका मॉनेटरी लॉस। टाइम पीरियड यहाँ पर 1 मंथ के अंदर अंदर हो जाना चाहिए रिजॉल्व। अगर दोनों एग्री कर जाते हैं कि हाँ हम ऐसे रिजॉल्व कर लेंगे, नहीं एग्री करते तो उनको एग्री करवाने में टाइम लगेगा कि भाई ऐसे रिजॉल्व कर लो कोर्ट में जाने से पहले। तो 2 मंथ्स एक्स्ट्रा यानी कि 3 मंथ्स का टोटल टाइम पीरियड दिया हुआ है, कोई फीस नहीं रिक्वायर्ड है। एंड अगर आप सेटिस्फाइड नहीं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के डिसीजन से, गो टू कोर्ट, ठीक है, सेटल इट देयर। नाउ दिस क्वेश्चन केम इन एग्जाम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना 18 to 50 ईयर्स, सुरक्षा बीमा योजना में एज ग्रुप कितना है? 18 to 70 ईयर्स, सो ए इज द राइट आंसर। बैंक एश्योरेंस हैज इट्स रूट्स, एंड सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? तो सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन है। Also, there was this question: Ombudsman cannot take up which case? ठीक है, the complainant has made a representation concerned insurance company. Insurer has accept कर लिया, तो ऐसे केस में वो फिर ombudsman के पास नहीं आएगा, इंश्योरेंस कंपनी के साथ रिजॉल्व करो। लेटर देन 1 ईयर है तो वो भी ombudsman के पास नहीं आएगा, ये दोनों ही केसेस में कैनॉट टेक। इट इज पेंडिंग इन द कोर्ट, तो कोर्ट डिसाइड करेगा, डोंट गो टू द ombudsman। तो तीनों ही केसेस में नहीं लिया जा सकता है बाय द ombudsman, सो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? ना गोइंग फॉर द पेंशन प्रोडक्ट्स, रिटायरमेंट जब हो जाता है तब और भी ज़्यादा कोई जी गया तो दैट इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम। तो वी रिलाई ऑन द पास्ट सेविंग्स, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारा हो जाता है, मेडिकल नीड्स बढ़ जाते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। अब इसके वजह से हमें एक पर्टिकुलर एज के बाद और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑफ द मनी, एंड वॉट एवर मनी यू हैव सेव्ड दैट यू मे बी यूजिंग, बट पेंशन अगर रहता है तो दैट इज़ अ बेटर थिंग, प्रोटेक्शन बाय पेंशन, एंड मंथली बेसिस पे आपको उसका इनकम प्रोवाइड होता है। देर आर डिफरेंट स्कीम्स दैट आर अवेलेबल इन इंडिया, एंड वन ऑफ देम इज़ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो ये EPFO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा चलाया हुआ स्कीम है। इसके डिटेल्स देख लेते हैं। अगर किसी भी फर्म या कंपनी में 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, देन EPF स्कीम के बेनिफिट्स उस फर्म या कंपनी के एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जा सकता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है EPFO, एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये वर्क करता है। एंड इसके साथ साथ इसका जो मैनेजमेंट है, एक ट्राइपार्टाइट बोर्ड इसमें होता है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एंड सॉरी जो पेंशन के सारे बेनिफिशियरीज हैं उनके तरफ से पीपल रहेंगे, एंड जो पीपल जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय हैं, उन तीनों के तरफ से यू विल बी फाइंडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द बोर्ड ऑफ दिस EPFO। मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट स्कीम्स के जो एसेट्स है, यानी कि जो पैसा कलेक्ट हो रहा है फिर उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स को आउटसोर्स कर दिया जाता है। मैंडेटरी होता है, एटलीस्ट सम सेम लेवल ऑफ बेनिफिट्स किसी और स्कीम से प्रोवाइड करे तो ठीक है, वरना EPF 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो यू हैव टू प्रोवाइड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो कि ट्राइपार्टाइट बोर्ड हैज़ आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स तीनों के मेंबर्स इसमें होंगे। इसके चेयरपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो मेन मिनिस्टर है वो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसमें 3 स्कीम्स है: एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। ठीक है, तो आपको लमसम पेंशन प्रोविडेंट फंड से लमसम अमाउंट मिल जाता है, पेंशन से मंथली बेसिस पे आफ्टर रिटायरमेंट यू विल बी गेटिंग द मनी, एंड ये इंश्योरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये तो कुछ एम्स हमने देख लिए कि कैसे हम पेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सम लमसम अमाउंट आफ्टर रिटायरमेंट कैन बी प्रोवाइडेड, एंड ऑल्सो इंश्योरेंस। अदर एम्स आर कि ऐसे ही बेनिफिट्स
इंडियन सिटीजन्स को बाहर कंट्रीज में डिफरेंट कंट्रीज दे रहे, तो दे आर आस्किंग कि इंडिया में भी दो, तो वी हैव कम अप विद दिस ईपीएफ। नाउ इस पूरे ईपीएफ को यूएएन इसके थ्रू चलाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू गेट द डिटेल्स ऑफ योर बैंक अकाउंट, तो वो कैसे होगा, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह, तो ये बैंक अकाउंट नंबर टाइप का है, यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये एक अम्ब्रेला है, मल्टीपल मेंबर आईडीज, सारा डिफरेंट जो स्कीम्स है उन सभी को चलाया जा सकता है। डीपीएफ कैन आल्सो बी रन थ्रू यूएन नंबर। एक 12 डिजिट नंबर है, 2014 में स्टार्ट किया गया था। और अगेन एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर जो ईपीएफ है इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसका जो परसेंटेज है दैट आल्सो वी शुड बी नोइंग। तो मोस्टली ये होता है आपका सैलरी, फुल सैलरी या फिर सैलरी में थोड़ा पार्ट का 12% इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड इनटू द ईपीएफ। ठीक है, तो ये 12% आप कंट्रीब्यूट करेंगे अपने सैलरी में से, एंड बाकी इसको मैच करते हुए 12% प्लस 1% विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर। जहां पर भी आप एम्प्लॉयड हैं, वो जो एम्प्लॉयर है दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग। ना ये 12% के भी डिफरेंट पार्ट्स है, क्योंकि हमने तीन चीज़ें देखी इन द ईपीएफ, एंड अदर मैनेजमेंट कॉस्ट भी होता है। तो ये कौन कितना कितना दे रहा है वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो कमिंग टू दिस 12%, इसमें से ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में स्मॉलर अमाउंट दैट इज 3.67% जो है जाता है, एंड ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में 8.33% जाता है। ओके, so 3.67% in EPF and 8.33% in EPS। सिमिलरली जो एम्प्लॉयर का है वो भी ऐसा ही सेम डिविजन है, बट एक्स्ट्रा 1% भी यहाँ पर है। तो इसमें से 0.5% इज गोइंग इनटू द EDLIS जो कि आपका लाइफ इंश्योरेंस है, एंड 0.5% इज गोइंग इनटू द अदर मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस तरीके से एम्प्लॉयर का फीस जाता है, एंड हाई इंटरेस्ट मिलता है। एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी पे इसमें जो इन्वेस्ट किया मनी, इंटरेस्ट आया, विद अमाउंट जो विड्रॉ किया, सब पे कोई टैक्स नहीं लगता 5 ईयर्स के बाद। ठीक है, रिस्क बहुत लो है, लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है हैजल फ्री, उसको आप मैनेज कर सकते हैं थ्रू द यूएएन नंबर। Now there are different scenarios by which you can go for this EPF। अगर किसी की सैलरी 15,000 से कम है तो जो भी सैलरी है उसके ऊपर 12% वो कट कर सकते हैं, एंड एम्प्लॉयर जो है इस तरीके से EPF पे 3.6, PS पे 0.5 जो है, EDLI जो इंश्योरेंस उस पे, एंड EPF एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस पे 0.5% जो है दे सकते हैं। ना सेकेंड सिनेरियो है जिसका सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, तो अगर वो चाहता है कि नहीं मैं मिनिमम 15,000 पे ही अपना टैक्स कटवाना चाहता हूँ, तो ऐसे केस सॉरी ये पीएफ कटवाना चाहता हूँ, तो ऐसे केसेस में ही विल गिव गो फॉर द मिनिमम अमाउंट, एंड 12% ऑफ 15,000 इज 1800। तो मिनिमम उसके सैलरी में से कितना कटेगा, 3,600 विल बी कट, एंड अदर मैनेजमेंट एंड अदर 1% जो है वो आपका जो एम्प्लॉयर है ही विल बी गिविंग। अब किसी का सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, देन इफ़ ही वांट्स ही कैन गो फॉर द एंटायर अमाउंट से पैसा कटने का भी वो कर सकते हैं। जैसे किसी का सैलरी 30,000 है, तो ये पिछले सेकंड सिनेरियो के हिसाब से कह सकता है कि 15,000 पे ही पीएफ काटो बस। ही कैन ऑल्सो से कि नहीं 30,000 पे कंप्लीट जो अमाउंट है उस पे पीएफ काटो, तो ही द 30,000 के ऊपर ये 12% जो है कट होगा, एंड एम्प्लॉयर कैन गो फॉर द सेम थिंग, या ही कैन गो फॉर मिनिमम 15,000, दैट इज अप टू हिम। तो ये तीन सिनेरियोज हैं। दिस वाज द पीएफ ईपीएफ। नो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टार्ट किया गया। इस पे 15 साल का लॉक इन पीरियड है। ठीक है, 15 ईयर्स तक आपको पैसा जो है इसमें डालकर रखना होगा, उससे पहले आप निकाल नहीं सकते। यू कैन एक्सटेंड फॉर 5 मोर ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर आपका टैक्स भी एग्जेम्प्ट होता है, आप एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं इन द सेक्शन 80C ऑफ आईटी एक्ट, 1.5 लाख वाला एग्जेम्पशन, एंड ऑल्सो रिटर्न्स जो आपको मिल रहे हैं वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट है फ्रॉम पेइंग एनी टैक्स। इन्वेस्टमेंट आप कितना 500 या 1.5 लाख तक इसमें कर सकते हैं, लमसम में एक बार में दे दो या 12 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स अलाउड नहीं है, एंड एनुअल कंपाउंडिंग होता है इसका। कौन इन्वेस्ट कर सकता है, एनआरआई या एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट इन्वेस्ट, बिकॉज आगे जाकर हम देखेंगे अटल पेंशन योजना में एनआरआईस भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट पीपीएफ में नहीं कर सकते। कोई लोन नहीं ले सकते, बट आप थर्ड एंड फिफ्थ ईयर में अगर लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी नहीं। ठीक है, तो दिस वाज वन क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम, ईपीएफओ इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हे इज द राइट आंसर।
नो नेशनल पेंशन स्कीम इज द नेक्स्ट वन। इसका नोडल एजेंसी PFRDA है, विच पेंशन का पूरा पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इट टेक्स केयर ऑफ द एंटायर पेंशन सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, ये पब्लिक के लिए पहले ओपन नहीं था 2003 में जब लॉन्च किया गया था, देन लेटर ऑन 2009 में इसे ओपन किया गया। अभी भी आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं है ये। पोस्ट रिटायरमेंट 60% अमाउंट आपको लमसम मिल जाता है, जो भी इकट्ठा हुआ है, 40% आपको मंथली पेंशन के फॉर्म में मिलता है। इसके भी एग्जेम्पशंस आप क्लेम कर सकते हैं, 80C एंड 80CCD ऑफ IT एक्ट इनकम टैक्स के एग्जेम्पशंस। ये प्राण नंबर के थ्रू कैरी आउट किया जाता है। प्राण इज अ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि CRA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के द्वारा दिया हुआ नंबर है, विच अबाउट विच वी हैव लर्नड ऑलरेडी। 12 डिजिट नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें 2 अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। पहला, दोनों में से कौन सा अकाउंट मैंडेटरी, ये पूछा गया था। तो टायर 1 अकाउंट इज मैंडेटरी, टायर 2 इज वॉलेंट्री, इफ यू वांट यू कैन ओपन। टायर 1 से विड्रॉल जो है वो लिमिटेड, ये विड्रॉल बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपने एक बार डाल दिया तो वो थोड़े समय के लिए, जब आप ब्रेक करोगे देन यू कैन टेक आउट, अदरवाइज विड्रॉल इज नॉट अलाउड। टायर 2 से आप नॉर्मल अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं, थोड़ा विड्रॉल एंड जमा करना, ये चीजें कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी के लिए टायर 2 अकाउंट है, एंड टायर 2 अकाउंट तभी अलाउ किया जाएगा जब टायर 1 अकाउंट आपका ओपन है। फाइनली अटल पेंशन योजना, इसमें आपको 1000 से 5000 तक का पेंशन मिल सकता है 60 ईयर्स के आफ्टर यू विल बी गेटिंग दिस। एनी सिटीजन इंक्लूडिंग NRI इज एलिजिबल, बट एज लिमिट टू एंटर इज ओनली 18 to 40 ईयर्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट टैक्स पेयर्स नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नहीं करके ऐसे मना करने वाली बात है। एक अकाउंट खाली ओपन किया जा सकता है, एंड गवर्नमेंट के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूशन भी दिया जाता है। ठीक है, 1000 मैक्सिमम, या फिर 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो सब्सक्राइबर दे रहा है। लेट्स से सब्सक्राइबर 800 रुपये पे करे तो 400 रुपये गवर्नमेंट विल ऑल्सो पे। ठीक है, प्राइमरी KYC यहाँ पर आधार के थ्रू किया जाता है, एंड एग्जिट आप वॉलंटरली कर सकते हैं बिफोर 60 ईयर्स, इफ यू वांट यू कैन एग्जिट। टैक्स बेनिफिट्स भी यहाँ पर है, 80CCD 80CCD 1B इसके। एंड अगर 60 ईयर्स से पहले किसी की डेथ हो जाती है तो 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। जो डेथ हो गया उसके वाइफ, लेट्स से हस्बैंड का डेथ हो गया, तो वाइफ ये अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है। अगर वाइफ का खुद का NPS खुला हुआ है, APY खुला हुआ है, तो दोनों अकाउंट्स वाइफ मैनेज कर सकती है। एंड सेम पेंशन अमाउंट जो है वो खुद भी रिसीव कर सकते हैं, जितना यहाँ पर है वो। अब ऑप्शन 2 है कि पूरा अमाउंट वो विदड्रॉ कर ले, ठीक है, उसी टाइम पे। दैट कैन ऑल्सो बी डन। So these were the different things that we had to discuss. Now this is a question for you. Please try to answer. Pause the video and try to answer. Lock-in period PPF में कितना है? तो ये क्वेश्चन हर साइकिल में आ ही जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 15 ईयर्स का लॉक-इन पीरियड। सो सी इज द राइट आंसर। Apart from this, this is one question, NPS is administered and regulated by। NPS किसके द्वारा administer and regulate किया जाता है? Okay, so the answer is Pension Funds Regulatory and Development Authority, D, PFRDA, as we have seen. This is a homework question, प्राण नंबर के digits कितने हैं? Okay, तो please let me know the answer in the comment section. And let me tell you, ये जो क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा हुआ था कि म्यूचुअल फंड्स का कौन रेगुलेट करता है, द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन A, SEBI. Okay. And let me also tell you that EduTap has come up with wonderful courses for you, so that अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं then you can properly prepare for this exam and get proper guidance। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द मास्टर कोर्स, जिसमें चारों कंपोनेंट्स के जो सारा सिलेबस है वो बहुत ही अच्छे से थ्रू शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पे कवर किया गया है। यू कैन वॉच दोस रिकॉर्डेड वीडियोस, एंड साथ के साथ चैप्टर वाइज MCQ, शॉर्ट नोट्स, ईच एंड एवरी कंपोनेंट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो आपको एग्जाम से पहले रिवीजन का कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू कैन गेट द डिस्काउंट बाय अप्लाइंग द कोड दैट इज गिवन हियर। ये चारों कंपोनेंट्स का हो गया। दैट इज से आपको सिंगल कंपोनेंट का ही चाहिए तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, जस्ट IIFS PPB ऐसा। We also have the test series, जिसमें आपने लेट्स से प्रिपरेशन कर लिए, जस्ट प्रैक्टिस MCQs करना बाकी रह गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। इसमें भी आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, सो यू कैन जस्ट यूज द कूपन कोड एंड गो फॉर द डिस्काउंट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।